हेलो बच्चों, आप सभी का मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज जो 11th की बायोलॉजी है उसमें एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चैप्टर का नाम क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अंतर क्या है। ठीक है, कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। ठीक, मूवमेंट का सिंपल मतलब है हिलना डुलना। अगर हम एक जगह बैठ करके अपना हाथ पैर हिलाए डुलाएं तो हम किस में रहेंगे? मूवमेंट कंडीशन में। लेकिन अगर हमें लोकेशन टू चेंज द लोकेशन, अगर हम अपना लोकेशन चेंज करें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? लोकोमोशन। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं और उनके पत्ते क्या होते रहते हैं? हिलते रहते हैं। तो उनमें क्या होगा? मूवमेंट ना, गति और गमन। वो गति है और गमन। लोकोमोशन में क्या होगा? क्या पेड़ पौधे अपना स्थान छोड़ते हैं? नहीं, वो जहां है वहीं रहेंगे। हम लोग अपना स्थान क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग लोकोमोशन करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। भाई एक जगह अगर बैठे रहेंगे हाथ पैर हिलाएंगे तो हम क्या करेंगे? मूवमेंट। लेकिन पेड़ पौधे केवल और केवल क्या करती हैं? मूवमेंट ही करती हैं, वो लोकोमोशन नहीं करते। आखिर अच्छा, हम जो ये चल ले रहे हैं, लोकोमोशन कर ले रहे हैं, ये किसकी सहायता से ये सब सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं? बताओ। एक तो मसल्स और दूसरा स्केलेटल, हड्डी। हड्डी और मांस अगर हमारे अंदर ना होता तो, या फिर हड्डी ना होता तो क्या हम चल पाते? नहीं। ये जो पिच हो रहा, मतलब इसको मोड़ रहे हैं, ये किसके उससे हो रहा? एक तो हड्डी से और दूसरा मसल्स। तो इस चैप्टर में हम पहले मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में? बोन के बारे में पढ़ा जाता है। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मसल्स के बारे में। और फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ा जाएगा? बोन्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तो पहले इसमें है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कह रहे हैं कि मूवमेंट लिविंग बीइंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या? जो मूवमेंट है, मूवमेंट सब कर सकते हैं जो लिविंग बीइंग्स हैं। जैसे ये चेयर है तो क्या ये मूवमेंट करेगा? ये ना तो मूवमेंट करेगा और ना ही लोकोमोशन करेगा। अपने मन से हम तो करा सकते हैं, बट ये अपने मन से नहीं करेगा। तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। अब चाहे वो एनिमल हो चाहे वो पेड़ पौधे हैं। लेकिन लोकोमोशन एनिमल करते हैं। एनिमल और प्लांट में अनेक प्रकार के मूवमेंट्स पाए जाते हैं। अब वो मूवमेंट कैसी होगी? सबसे पहला जो मूवमेंट इसमें दिया है, जैसे कि कह रहे हैं कि अमीबा में, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग मूवमेंट साधारण रूप से है। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके पास जो क्या होता है, अमीबा है। तो अगर हम अमीबा की बात करें, ठीक, तो इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। और इस प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है? स्ट्रीमिंग होता है। मतलब ये इसी अंदर ही अंदर क्या करता रहता है? बहता रहता है, घूमता रहता है। ये जो अंदर ही अंदर घूम रहा है, इन्होंने सबसे पहले अमीबा ही क्यों उठाया? सबसे मतलब छोटा है, तो लोअर से वो हायर की तरफ जाएंगे। तो पहले अमीबा का, अमीबा के पास पैर तो होता नहीं है, इसमें स्यूडोपोडिया होता है। तो ये जो मूवमेंट है, अगर ये सारा जो प्रोटोप्लाज्म ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो ये चीज क्या हो जाएगा? ये आगे बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो इस भाई, ये पानी था, लिक्विड था गाढ़ा, ये गाढ़ा लिक्विड आगे आया, तो जिससे इसका ये क्या हो जाएगा? इसकी बॉडी बढ़ जाएगी और बढ़ करके ये क्या बना देगा? स्यूडोपोडिया। और इसी स्यूडोपोडिया से फिर ये आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा ना। तो इसे स्ट्रीमिंग, मतलब उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्ट्रीम करता रहता है, धारा बहता है, और इसी बहने की वजह से ही इसमें क्या जनरेट हो जाता है? स्यूडोपोडिया, जिसके कारण वो हिलता डुलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। फिर आगे क्या दिया है? कह रहे हैं कि अनेक ऑर्गेनिज्म सीलिया, फ्लेजला और टेंटिकल द्वारा मूवमेंट करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसके द्वारा मूवमेंट करेंगे? सीलिया के द्वारा। फिर किसके द्वारा? फ्लेजला के द्वारा, और फिर टेंटिकल के द्वारा। हाँ, सीलिया आप समझते हो, सीलिया कहाँ पाया जाता है? पैरामीशियम। कहाँ पर? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के ऊपर जो पाया जाता है वो क्या होता है? इसका मोमेंट्री या लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि है क्या? ये सीलिया। सीलिया की सहायता से ये मूव करेगा। फ्लेजला क्या होता है? जैसे ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पीछे ये जो पूंछ निकला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेजला बोलते हैं। टेंटिकल्स क्या होते हैं? जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा के ऊपर क्या लगा होता है? टेंटिकल्स बड़े बड़े होते हैं, स्पर्शक जिसको कहते हैं। ये हमारे पास सीलिया हो गया, ये फ्लेजला हो गया, और ये क्या हो जाएगा?
स्पर्शक, ये सब पानी में रहेंगे, पानी में इसी को मूवमेंट की वजह से ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इस बैक्टीरिया जो है ये इस फ्लैजेला की वजह से मूव करती है। हाइड्रा जो है इसमें टेंटिकल्स मिलते हैं, इस टेंटिकल के उपयोग ये क्या करता है, कीड़े मकोड़े पकड़ने में या फिर चलने में ना, बड़े बड़े होते हैं ये स्पर्शक। फिर आगे क्या है, कह रहे हैं कि तो बताओ सबसे पहला जो सिंपल मूवमेंट है वो क्या, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फिर कितने टाइप का मूवमेंट आया, सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजलर मूवमेंट और टेंटिकुलर ना, मतलब सीलिया के द्वारा मूवमेंट कर सकता है, फ्लैजला के द्वारा मूवमेंट कर सकता है, और किसके द्वारा मूवमेंट कर सकता है, टेंटिकल के द्वारा। फिर आगे आता है ह्यूमन बीइंग अपने लिम्ब्स, लिम्ब मतलब हाथ पैर, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपने लिम्ब यानी हाथ पैर को हिला डुला सकते हैं, अपनी जा, जा माने जबड़ा, जबड़े को हिला डुला सकते हैं, आईलेट्स ये ना पलकें, टंग जीभ को हिला डुला सकते हैं, इन सबको हम मूव करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, मूव। कह रहे हैं कुछ मोमेंट के कारण ऑर्गेनिज्म के प्लेस अथवा लोकेशन में चेंज होता है, ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब जब हम चाहेंगे तभी तो मूवमेंट करेंगे, और जब मूवमेंट करेंगे तो हम अपना प्लेस चेंज करेंगे। टू चेंज द प्लेस, अगर हम प्लेस को चेंज करते हैं तो वही कौन सा मूवमेंट कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है। कह रहे हैं वॉकिंग हो गया, वॉकिंग यानी टहलना, फिर क्या हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, फ्लाइंग, स्विमिंग आदि सभी कैसी मूवमेंट है, लोकोमोटरी मूवमेंट हो गया। वॉकिंग यानी टहलना, रनिंग दौड़ना, क्लाइंबिंग चढ़ना, फ्लाइंग उड़ना, स्विमिंग तैरना आदि सभी लोकोमोटरी मूवमेंट के रूप में हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का अन्य प्रकार के मूवमेंट्स में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर से भिन्न होना आवश्यक है। क्या, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का अन्य प्रकार के मूवमेंट में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं है, मतलब कह रहे हैं लोकोमोशन भी एक तरीके का क्या, मूवमेंट ही है। तो जो प्रक्रिया मूवमेंट में होती है वही प्रक्रिया किस में होती है, लोकोमोशन में होता, बस ये वॉलेंट्री होता। कह रहे हैं कि पैरामीशियम में सीलिया की सहायता से साइटोफेरिंग्स द्वारा फूड का मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों का कार्य होगा। अब ये कह रहे हैं जो पैरामीशियम है तो इसके द्वारा बताओ क्या, एक तो ये इसके द्वारा चल भी सकता है, सीलिया के द्वारा ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के द्वारा क्या कर सकता है, चल सकता है, और दूसरा इसी सीलिया मान लो एक जगह है और यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है, तो ये इतनी तेजी से इसमें मूवमेंट कराएगा जिसकी वजह से ये फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो कह रहे हैं इसी सीलिया की वजह से मूवमेंट भी कर रहा है और इसी सीलिया से वो क्या कर रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है। जैसे मान लो हम ही लोग हम एक जगह बैठे रहे अपना हाथ पैर हिलाएं, तो हाथ पैर हिलाएंगे तो हम उससे क्या करेंगे, मूवमेंट, और फिर उसी हाथ पैर के हिलाने से हम क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन। तो मतलब दोनों प्रक्रियाएं लगभग लगभग एक है, बस लोकोमोशन में चेंज द लोकेशन होता है, मूवमेंट में केवल मूवमेंट होता है। कह रहे हाइड्रा अपने टेंटिकल का प्रयोग शिकार पकड़ने और लोकोमोशन दोनों में कर सकता है। तो कह रहे हैं कि जो हाइड्रा होता है वो अपने टेंटिकल का उपयोग किसमें, शिकार को पकड़ने और चलने में। जैसे मान लो बंदर हो गया, गाय भैंस हो गया, या बंदर ही हो गया, बंदर कैसे चलता है, चार पैरों से चलता है, मतलब दो हाथ और पैर दोनों से चलता है। फिर उसी हाथ का प्रयोग वो किसी चीज को पकड़ने में, दौड़ने में ना, उछलने में करता है। तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर का अन्य प्रकार के मूवमेंट में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। अच्छा, हाइड्रा अपने टेंटिकल के प्रयोग शिकार पकड़ने और लोकोमोशन दोनों में कर सकता है। हम अपने लिम्स का प्रयोग बॉडी के पोस्चर को बदलने और लोकोमोशन दोनों में करते हैं। तो जो लिम्स होता है हमारा, हाथ पैर होता है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एक तो लोकोमोशन करने में और दूसरा मूवमेंट करने में, तीसरा पोस्चर बदलने में। पोस्चर का मतलब बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे, खड़े हैं तो बैठे हैं, इसी को पोस्चर बोला जाता है। ठीक, कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए क्या ऑब्जर्वेशन से संकेत मिलता है कि लोकोमोशन और मूवमेंट का क्या सेपरेट अध्ययन नहीं किया जा सकता। सभी लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। भाई अगर हम चल रहे हैं तो ये मूवमेंट भी है और ये लोकोमोशन भी है, बट अगर हम एक जगह बैठ करके हाथ पैर हिला रहे हैं तो वो केवल और केवल क्या होगा, मूवमेंट होगा, लोकोमोशन नहीं होगा। लोकोमोशन कब बोलोगे, जब चेंज होगा, पोजीशन चेंज हो। अब आगे आता है टाइप ऑफ मूवमेंट। क्या आता है, टाइप ऑफ मूवमेंट। फिर आप पढ़ोगे मसल्स, ठीक है, मसल की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर मसल खत्म होगा, फिर स्केलेटल पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी की सेल मुख्यतः तीन प्रकार के मूवमेंट शो करती है। ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती है
मुख्यतः 3 प्रकार के मूवमेंट को क्या करती है, शो करती है, अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। तो कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो सेल है यानी कोशिका, हमारी कोशिका 3 तरीके से मूवमेंट करेगी। एक तो अमीबॉइड मूवमेंट कर सकती है, दूसरा सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट कर सकती है ना। तो हमारी बॉडी 3 तरीके का मूवमेंट करेगी, अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। यानी सेल अमीबा की तरह मूव कर सकता है, उसमें सीलिया भी मिलता है, और कौन सा मूवमेंट दिया है इसमें, मस्कुलर। भाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, मस्कुलर मूवमेंट भी कर सकते हैं। हमारे अंदर कई सारा, जैसे जब हम लोग ये यहाँ पर ट्रैकिया में, ट्रैकिया के नीचे क्या होता है, सीलिया होता है। जो गैस पार्टिकल, गैस के साथ अगर धूल गर्दा चला जाता है तो सीलिया उसको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। मस्कुलर मूवमेंट यही हो गया, ये मस्कुलर मूवमेंट होता है। कह रहे हैं कि यह एक्टिविटी प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग द्वारा स्यूडोपोडिया बनाकर की पिलर्स है, मतलब अमीबा में। तो कह रहे हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग के द्वारा जो अमीबा होता है वो स्यूडोपोडिया बनाता है, और उसी स्यूडोपोडिया की सहायता से वो क्या करता है, चलता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे कि माइक्रो एलिमेंट भी अमीबॉइड मूवमेंट में सहयोगी होते हैं। तो अब ये तीनों मूवमेंट आपको धीरे धीरे बताएंगे। पहले आपको बताएं कि जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है, नहीं ठीक, कितने प्रकार का मूवमेंट होता है, अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। अब वो कैसे होता है और कहाँ होता है ये हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक्टिव प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग के द्वारा स्यूडोपोडिया बनकर पिलर्स यानी अमीबा में पाया जाता है। साइटोस्केलेटन क्या करता है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट और माइक्रोफिलामेंट दोनों अमीबा में मूवमेंट में सहयोगी होते हैं। फिर क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग वाले अधिकतर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब ना, जो आप टिश्यू वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप पढ़े थे कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, सीलिया, और वो सीलिया क्या करता है, जो एग आता है उसको मूव कराने में हेल्प कराता है। हम लोग सांस लेते हैं तो हवा को मूव कराने के लिए भी हमारे अंदर क्या मिलते हैं, सीलिया मिलते हैं। ठीक ऐसे ही भोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए माइक्रोविलाई मिलते हैं। तो सीलिया अलग है, माइक्रोविलाई अलग है। और कहाँ मिलेगा सीलिया, देखो कह रहे हैं ट्रैकिया में, यानी हमारा जो विंड पाइप है उसमें सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को इनिशिएटेड एटमॉस्फेरिक, अरे इनहेल्ड एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जो ट्रैकिया में सीलिया मिलेगा वो किस में हेल्प करेगा, जब हम सांस लेते हैं और उसमें जो डस्ट पार्टिकल जाते हैं उसको फिर से निकालने में हेल्प करेगा कौन, सीलिया। ठीक है, और कहा मिलेगा, कह रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवा का पास होना भी सीलियरी मूवमेंट की सहायता से होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवा का पास होना भी क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट की सहायता से होता है। हमारे लिम्स, जा, टंग, ईटीसी के मूवमेंट के लिए मस्कुलर मूवमेंट आवश्यक है। तो बताओ हमारे किसके लिए, लिम्ब हो गया, हाथ पैर हो गया, जा हो गया, टंग हो गया, इन सब के मूवमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मस्कुलर मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ती है, मस्कुलर मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। फिर आगे कह रहे हम ह्यूमन बीइंग और मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन और अन्य प्रकार के मूवमेंट में मसल्स की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी का उपयोग होता है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी मतलब जो मूवमेंट या लोकोमोशन होता है उसमें क्या होता है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो यही कह रहे हैं कि मसल्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हमारा मसल्स काम करता है। तो फिर कह रहे हैं कि लोकोमोशन के लिए मस्कुलर स्केलेटन और न्यूरल सिस्टम का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड आवश्यक होता है। कह रहे हैं अगर हमें लोकोमोशन करना है तो हम जब सोचेंगे तभी तो पैर बढ़ाएंगे। यहाँ कौन सा काम करेगा, कौन सी मैकेनिज्म, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या न्यूरो स्केलेटल सिस्टम काम करेगा ना। तो पहले तो मसल, स्केलेटल और नर्वस सिस्टम, जब ये तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं तभी हम चल पाते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ना करेंगे, जैसे हम सोच रहे हैं कि हम अपना पैर बढ़ाएं, तो हम सोचे तो इन्फॉर्मेशन किसको गया होगा, मसल्स को गया होगा। मसल्स इन्फॉर्मेशन किसको दी होगी, बोन को, कि तुम उसमें क्या कराओ, क्या कॉन्ट्रेक्शन कराओ, तो ये पैर हमारा मुड़ा होगा और फिर हम पैर को कहाँ बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हम चल लेते हैं। लेकिन जो दारू पी लेता है वो, तो उसका जो नर्वस मैकेनिज्म होता है ना, कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो तो गड़बड़ा जाता है। फिर वो सोचेगा कि पैर हम यहाँ रखें, लेकिन उसका पैर रखाता है यहाँ,
तो उस टाइम पे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो मसल्स होता है, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो खत्म हो जाता है। कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे हम बोलें कि तुम ये चीज करो और तुम करने लगो, तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लेकिन हम बोल रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, तो ये अलग चीज है। तो जो पियक्कड़ होते हैं उनमें क्या होता है, यही कोऑर्डिनेशन, यानी नर्वस सिस्टम उनका डाउन है, इसलिए वो लहरा के चलते हैं। ठीक है, फिर आगे है मसल्स। अब हम मसल्स क्या होता है ये देखते हैं। कह रहे हैं कि मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। जो मसल से वो क्या है, एक तरीके का टिश्यू। पढ़े नहीं हो आप मस्कुलर टिश्यू? कितने टाइप के होते हैं मस्कुलर टिश्यू? 3 ना। कौन कौन? एक हमारे पास स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, वही पढ़ना आपको। देखो सबसे पहला कह रहे मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो मेसोडर्म से वर्जिन होता है। ये याद रखो, मेसोडर्म। कितने डर्म होते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ना। तो मध्य से क्या कहते हैं, मध्य लेयर से ये बनेगा। एडल्ट ह्यूमन की बॉडी के वेट का लगभग 40 से 50% भाग मसल का बना होता है। क्या? एडल्ट ह्यूमन के बॉडी का जो वेट होता है वो 40 से 50% भाग किसका बनेगा? मसल्स का। हमारे पास जितना ज्यादा मसल्स होगा, हम उतना ज्यादा क्या होंगे, हमारा वेट उतना ज्यादा होगा। ठीक है। कह रहे मसल्स की कुछ स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। तो जो मसल्स होता है, जो मांसपेशियां होती हैं, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है? एक्साइटेबिलिटी है। क्या है? एक्साइटेबिलिटी। ये एक्साइटेड हो सकती हैं, उत्तेजित हो सकती हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इनके पास सिकुड़ने की क्षमता है। किसके पास? मसल्स के पास। भाई ये देखो फैल गया और ऐसे करने से क्या होगा, सिकुड़ गया, तो इसके पास सिकुड़ने की क्षमता है। दूसरा एक्सटेंसिबिलिटी, ये फैल भी सकते हैं ना। एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आप पढ़े हो, प्रत्यास्थता ना, खींचो और फिर वो अपनी जगह पे फिर से आ जाए। इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। कह रहे हैं कि लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी ईटीसी के आधार पर मसल्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहले कि मसल्स कहाँ पाया जाता है, उसका अपीयरेंस कैसा, देखने में कैसा है, और वो कौन सा मूवमेंट कराता है। इस आधार पे जो मसल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन? लोकोमोशन के आधार पे मसल 3 प्रकार के, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल का मतलब ऐसी मसल्स जो हड्डी से जुड़ा रहे। तो जिस मसल्स को आप टच कर लोगे वो कैसी मसल्स होगी? स्केलेटल। और जिस मसल्स को आप नहीं टच कर पाओगे वो कैसी मसल होगी? स्मूथ। और वो अलग चीज है, मतलब कहीं कहीं अपवाद है। उसके बाद हृदय में पाए जाने वाला जो मसल्स होता है उसे कौन सा मसल बोलते हैं? हृदय पेशी ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंकालीय पेशी या फिर रेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी भी इसी को कहते हैं। अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक पेशी। कह रहे हैं कि मसल्स बॉडी के स्केलेटन कंपोनेंट के क्लोज कांटेक्ट में रहता है। तो ये सारे मसल्स किसके कांटेक्ट में होते हैं? हमारे हड्डी के। तो वो सारे मसल जो हमारी हड्डी के क्लोज कांटेक्ट में होंगी वो कैसी मसल्स कहलाएंगी? स्केलेटल मसल कहलाती हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। कहना अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इनमें क्या दिखाई देंगी? धारी, रेशा ना। मुर्गा खाए हो तो उसका जो गोल पीस होता है वो खाओ तो कैसा लगेगा? रेशा रेशा। फिर आगे तो वही ये कह रहे हैं कि स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं, इसी रेखा होने की वजह से इसे स्ट्राइटेड मसल, रेखित मसल कहते हैं। इन मसल्स की एक्टिविटी पर नर्वस सिस्टम का वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। तो कह रहे हैं ये जो मसल्स होती है जो हड्डी से जुड़ी होती है उन पे कैसा कंट्रोल होता है? नर्वस कंट्रोल, यानी हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। अगर हम हाथ को मोड़ना चाहें तो मोड़ देंगे, पैर को मोड़ना चाहें तो मोड़ देंगे। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार जो मसल्स काम करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या? स्केलेटल मसल। कह रहे इन मसल्स की एक्टिविटी पर नर्वस सिस्टम का वॉलेंट्री कंट्रोल होता है और इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल, ऐच्छिक पेशी भी क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी। ये मसल्स मुख्य रूप से लोकोमोशन और बॉडी पॉस्चर को देखने में क्या करती हैं? अरे कह रही ये जो मसल्स होती है मुख्य रूप से लोकोमोशन और बॉडी पॉस्चर को बदलने में सहायक होती है। विसरल मसल क्या होता है? कह रही ये मसल्स बॉडी के हालो विसरल ऑर्गन है। क्या है? ये जो मसल्स हैं ये बॉडी के हालो विसरल ऑर्गन है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया जहां से खाना पास होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, आदि की जो इनर लेयर होती है, इनर वॉल होती है, वो सब किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल का। जैसे मुर्गे में आप कलेजी खाते हो तो कलेजी जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो किस मसल्स का बना होगा? स्मूथ मसल का।
किस मसल का? स्मूथ। चिकना मसल ना, उसी को कहते हैं। तो क्या जो अंदर की चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो क्या, जैसे आप बैठे हो तब भी खाना पच रहा है, तभी मूवमेंट यहाँ चल रहा है अंदर, तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसे क्या बोला जाता है? अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री। तो कह रही ये मसल्स बॉडी के हालो विसरल ऑर्गन जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आदि की इनर वॉल में पाई जाती है। ये नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ दिखती है। कैसे दिखती है? नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ दिखती है, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मूथ मसल। इन मसल की एक्टिविटी पर नर्वस सिस्टम का वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये मसल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द्वारा, फूड और जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा गैमीट के मूवमेंट में सहायता प्रदान करता है। फिर ये मसल्स क्या करेगी बताओ? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हम खाना खाते हैं उसके मूवमेंट में हेल्प करेगी, जेनाइटल ट्रैक्ट में गैमीट का मूवमेंट कराएगी। ये सारा काम कौन कराता है? इनवॉलेंट्री मसल्स या विसरल मसल। अगला आता है कार्डियक मसल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्डियक मसल, जिसे क्या बोला जाता है? हृदय पेशी। ये क्या है? कह रही है हार्ट की मसल्स होती है। जो कार्डियक पेशी होती है वो क्या होती है? हार्ट की मसल्स होती है। और ये केवल और केवल कहां पाई जाएगी? हार्ट में पाई जाती है। कई कार्डियक मसल सेल ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होकर के कार्डियक मसल्स बनाती हैं। अपीयरेंस के आधार पर ये स्ट्राइटेड होती हैं। देख लो, इनके पास ये कैसी होती हैं? स्ट्राइटेड। ये भी धारा रेखित होती हैं और ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। ये इनवॉलेंट्री होती है क्योंकि नर्वस सिस्टम इनकी एक्टिविटी को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता। ठीक, तो ये तीन टाइप की मसल थी। कौन कौन? एक स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। रेखित, आरेखित और हृदय पेशी। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी ना। इसको आप लिख लिख के अच्छे से पढ़ लेना। बाकी अब कह रहे हैं कि अब हम स्केलेटल मसल का डिटेल में समझने के लिए स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रेक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। अब हमारा काम क्या होगा? मसल का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी कॉन्ट्रेक्शन की मैकेनिज्म क्या है। हमने पहले क्या जान चुके हैं हम लोग? लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। लोकोमोशन क्या होता है? टू चेंज द लोकेशन इज नोन एज लोकेशन मूवमेंट, या वॉलेंट्री मूवमेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोला जाता है। मूवमेंट कितने टाइप का होता है हमारे शरीर में? तीन तरीके का। अमीबॉइड होता है, सिलिएटेड होता है और मस्कुलर होता है। मसल्स कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। कौन कौन? स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। अब अगला टॉपिक क्या होगा? जो मसल्स हैं उनकी संरचना और उनका क्रियाविधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये पढ़ लेंगे फिर हम हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, और जो कुछ भी नया हो आप उसे बताइए जरूर कमेंट में। ठीक है, ये धीरे धीरे पूरा चैप्टर का लेक्चर आपको सामने आएगा और आप उसे पूरे मन से पढ़िए। धन्यवाद आप सभी का।